चलिए तो शुरू करते हैं। अब हम लोग आज़ाद हिंद फौज के बारे में पूरा कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएगा, आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में रहता है, विद्यार्थियों को रहता है ना। तो देखिए, आज़ाद हिंद फौज के बारे में शुरू कर रहा हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है, जुलाई 1940 में भारत सुरक्षा कानून आया था। कौन सा कानून आया था? भारत सुरक्षा कानून, जुलाई 1940 में। इसमें क्या हुआ कि जिन जिन राष्ट्रवादियों से अंग्रेज़ों को खतरा लग रहा था उन लोगों को गिरफ्तार करके वो क्या करते थे, जेल में डाल देते थे। और जो बड़े लोग होते थे उनको नज़रबंदी कर दिया जाता था, अपने घर में ही बंद रखा जाता था। जैसे आपने देखा था कि मोदी जी ने क्या किया कि 370 हटाने का काम किया। तो उधर की जो है नेता नेताइन सब कहाँ के, जम्मू कश्मीर का, उस सबको हाउस अरेस्ट किया गया। हाउस अरेस्ट मतलब अपने घर में ही रहो, खाना पीना खाओ, बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो, आग मत फैलाओ। तो इसी भारत सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार करके कलकत्ता में बंद कर दिया गया। किनको? सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन बोस जो है भूख हड़ताल करके 5 दिसंबर 1940 को उन्हीं के घर में नज़रबंद कर दिया गया। उनको पहले जेल में रखा गया, फिर ये भूख हड़ताल किए तो इनको घर में नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन बोस बड़ी दिमाग वाले थे। 18 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस जो है अपने घर से एक पठान का भेष बन गए। कौन सा भेष बना लिए? पठान का भेष। क्योंकि छद्म रूप बनाने में, तरह तरह का भेष बदल करके इधर उधर जाने में सुभाष चंद्र बोस जी को पहचान पाना किसी के बस की बात नहीं थी। तो जियाउद्दीन के नाम से, क्या इन्होंने अपना नाम रखा? जियाउद्दीन। और जियाउद्दीन के नाम से ये भाग गए, फरार हो गए। और भागने के क्रम में सर्वप्रथम वो कार के द्वारा गोमा गए। कौन स्टेशन पहुँचे? गोमा। गोमा स्टेशन पहुँचे और वहाँ से रेल, जिसका नाम था फ्रंटियर मेल, उस रेल के द्वारा पेशावर पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? पेशावर। और पेशावर में गए तो भगत राम तलवार, एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? भगत राम तलवार। उसकी सहायता से वो काबुल पहुंचने में सक्सेस हो गए। कहाँ पहुंच गए? काबुल। काबुल में जाकर के उन्होंने अपना एक इटली का व्यक्ति बनने का काम किया। इटालियन जाली पासपोर्ट बनवाया जिसमें उनका नाम था आर्लैंडो मैजोंटा। क्या नाम उनका पड़ गया? आर्लैंडो मैजोंटा नाम का एक इटालियन जाली पासपोर्ट का व्यवस्था किया। और हवाई जहाज़ द्वारा सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को। ध्यान से सुनिए। जैसे भारत सुरक्षा कानून जुलाई 1940 नज़रबंद किया गया, घर से 1941 में निकल गए जियाउद्दीन के नाम से। कहाँ पहुँचे? गोमा स्टेशन पहुँचे। वहाँ से कौन रेल पकड़े? फ्रंटियर मेल। कहाँ पहुँच गए? पेशावर। ठीक है, पेशावर पहुँच गए। भगत राम तलवार एक व्यक्ति उनका मदद करता है तो पेशावर से कहाँ पहुँचा देता है उनको? काबुल। काबुल में जा कर के इटालियन जाली पासपोर्ट बनाते हैं। क्या नाम हो जाता है? आर्लैंडो मैजोंटा। ठीक है। और फिर वहाँ से हवाई जहाज़ पकड़ते हैं और सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को चले जाते हैं। ठीक है। मॉस्को में वे 28 मार्च 1941 मॉस्को से कहाँ जाते हैं? जर्मनी के बर्लिन में पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? बर्लिन में। और बर्लिन में इनका स्वागत जो है हिटलर के प्रमुख सहायक रिवेनट्रॉम्प करते हैं। हिटलर के सहायक कौन रहते हैं? रिवेनट्रॉम्प। ये इनका बर्लिन में स्वागत करते हैं। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने नेताजी का उपाधि दिया था। हिटलर ने इनको नेताजी का उपाधि कहाँ दिया था? यहीं पे दिया था। ठीक है। जैसे मुसोलिनी को ड्यूलड्यूस, हिटलर को डेर फुहरर तथा फ्रैंको को एल कॉन्डिलो की उपाधि मिली थी, इसी तरह इनको नेताजी का उपाधि मिला था। इन सभी का अर्थ है नेता ही होता है। जैसे हिटलर को डेर फ्यूहरर बोलते हैं, इसका मतलब ही नेता होता है। मुसोलिनी को एलड्यूस कहते, इसका मतलब ही नेता होता है। फ्रैंको को एल कॉन्डिलो कहते, इसका मतलब ही नेता होता है। बर्लिन में ही हिटलर ने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस को बर्लिन रेडियो से ब्रिटिश विरोधी प्रचार करने का अनुमति दिया। तो सुभाष चंद्र बोस जो है बर्लिन में रेडियो से क्या करने लगे? ब्रिटिश विरोधी प्रचार करने लगे। और जर्मनी में भारतीय युद्धबंदियों से, जर्मनी में जो भारतीय युद्धबंदी को बना करके रखा गया था, युद्धबंदियों से एक आज़ाद हिंद फौज स्थापित करने का उनको आज्ञा दे दिया गया हिटलर के द्वारा। जर्मनी में ही क्या किए वो? भारतीय जो युद्धबंदी लोग थे उन लोगों को मिला करके क्या बना दिए? आज़ाद हिंद फौज बना दिए। और यहीं पर इन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो का स्थापना किया। क्या किया? आज़ाद हिंद रेडियो का स्थापना किया। समझ गए यहाँ तक?
जनवरी 1942 तक बोस ने 2 सैनिक दस्ते भी तैयार कर लिए थे, 2 सैनिक दस्ते भी तैयार कर लिए थे। इसके बाद ये रोम गए और पेरिस में भी स्वतंत्र भारत केंद्र स्थापित किए थे। रोम और पेरिस में भी क्या किए थे, फ्री इंडिया सेंटर बनाने का काम किए। इसी समय ये जापान में इसी समय जापान ने क्या किया था, 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर पे कब्जा कर लिया था। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है 1939 से। कब तक चला था सेकेंड वर्ल्ड वार, बताइए, 1939 से 45 तक, ठीक है। हाँ, तो ये चल रहा है वर्ल्ड वार, और जापान बहुत ही पावरफुल है। इतना पावरफुल है जो पूरे अंग्रेज़ों का धूल चटा के रखा हुआ है। तो पूरे सिंगापुर पे कौन कब्जा कर लेता है 15 फरवरी 1942 को, जापान। जापान पे किससे कब्जा कर लेता है, सिंगापुर पे। कब्जा करके हजारों भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी बना लेता है जापान। अब कहिएगा भारतीय सैनिकों को कैसे युद्धबंदी बनाए, अरे जो युद्ध चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार, उसमें सैनिक, अंग्रेजों का सैनिक कौन लड़ रहा था, भारतीय लोग थे ना। तो इन लोगों को जापान क्या करता है, कैदी बना लेता है। इसी कारण सिंगापुर बोस की फौज के लिए उपयुक्त था। तो इस कारण अब जापान जो है पूरे दिल से मदद कर रहा था किनको, सुभाष चंद्र बोस जी को। तो सिंगापुर ही दे दिया पूरा, कि सिंगापुर ले लीजिए, इस सब सैनिकों को ले लीजिए, ठीक है। तो सिंगापुर में फौज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह मिल गया। यही समय था जब दिल्ली बम कांड से भाग करके जापान में रास बिहारी बोस, दिल्ली बम कांड हुआ था, याद है। हम्म दिल्ली बम कांड कब हुआ था, कब हुआ था दिल्ली बम कांड, जब मारा गया था लॉर्ड हार्डिंग के बम। हाँ, हाँ, दिल्ली बम कांड, उसमें रास बिहारी बोस नहीं थे, भागे थे बम मार के। तो दिल्ली बम कांड से भाग करके जापान में बस गए थे रास बिहारी बोस, और जापान में जा करके इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बना दिए थे। रास बिहारी बोस जापान में क्या बना दिए थे, हाँ, तो जापान में रास बिहारी बोस जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना किए थे, ठीक है। तो इन्हीं के कोशिशों से 28 से 30 मार्च 1942 को टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाया गया। क्या बनाया गया, भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाया गया, ठीक है। और ये जो सेना बना भारतीय राष्ट्रीय सेना, ठीक है, इसका जो है अध्यक्षता किनको दिया गया, रास बिहारी बोस को। और इसी सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना हुआ। क्या हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना हुआ, और सुभाष चंद्र बोस को यहाँ बुलाया गया, ठीक है। तो कैप्टन मोहन सिंह ने 2500 युद्धबंदियों को लेकर के आज़ाद हिंद फौज का औपचारिक स्थापना किया था। एक जगह कैप्टन मोहन सिंह जो थे वो 2500 युद्धबंदियों को लेकर के आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किए थे, ठीक है। और इसका आज़ाद हिंद फौज का कमान जो है पूरी तरह से किनके हाथ में दे दिया जाता है, नेताजी के हाथ में। किनके हाथ में, नेताजी के हाथ में। ऐसे कहानी समझिए कि सिंगापुर पर किसका कब्जा हो गया 15 फरवरी 1942 को। यहाँ तक आपके समझ में आ रहा था बढ़िया से, अभी थोड़ा सा बाउंस हो गया होगा, मैं बता रहा हूँ फिर से। 15 फरवरी 42 को सिंगापुर पर जापान का कब्जा हो गया। और जापान ने पूरा सिंगापुर या यहाँ जो भारतीय सैनिक को युद्धबंदी बनाया था सब किसको दे दिया, नेताजी को दे दिया, सुभाष चंद्र बोस को। क्लियर है। दिल्ली बम कांड जो हुआ था हार्डिंग के आगमन पे, जब कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई थी, उसमें शामिल थे रास बिहारी बोस। वो वहाँ से भाग करके कहाँ चले गए थे, जापान। और जापान में क्या बनाए थे, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाए थे, ठीक है। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन्होंने बनाया था। इसमें भारतीयों का एक सम्मेलन टोक्यो जापान में बुलाया गया था 1942 में, जिसमें कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल सब थे। और इन्हीं के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए बना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बताइए। और अब देखिए ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है ये सब कुछ मिला जुला करके, ठीक है। कैप्टन मोहन सिंह बैंकॉक में बनाए थे, आज़ाद हिंद फौज बनाए थे, औपचारिक किए थे कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। ये सारा जो है इसको पुनर्गठित करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में दे दिया जाता है टोक्यो में 13 जून 1943 को टोक्यो, और 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पर, ठीक है। ये सब का सब बागडोर होता है नेताजी का। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष 4 जुलाई को 4 जुलाई को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष किनको बना दिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस को बना दिया जाता है। समझ में आया कहानी।
और यहीं पर नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध आक्रमण करने का घोषणा कर दिया। ठीक है, ब्रिटेन के विरुद्ध आक्रमण करने का घोषणा कर दिया। नेताजी 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने, पूरा सिंगापुर इनको दे दिया था जापानियों ने, सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित किए। और कौन सा नारा दिए सिंगापुर से? दिल्ली चलो का नारा दिए। नेताजी कहाँ से दिए दिल्ली चलो का नारा? सिंगापुर से। और उन्होंने कहा कि हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह स्वतंत्रता देवी की मांग है। और 25 अगस्त 1943 को नेताजी ने ये सारे चीज़ों को तोड़ मरोड़ के एक जगह करके आज़ाद हिंद फौज बना दिया। क्या बना दिया नेताजी ने? आज़ाद हिंद फौज बना दिया। लेकिन आज़ाद हिंद फौज का अगर पूछे कि औपचारिक नींव कौन डाला था बैंकॉक में, बैंकॉक सम्मेलन में, तो कैप्टन मोहन सिंह। कौन डाले थे बताइए? कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन आज़ाद हिंद फौज जो आज़ाद हिंद फौज है, जिसको रियल कह सकते हैं, ओरिजिनल, 21 अक्टूबर 1943 वाला है। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 वाला है आज़ाद हिंद फौज, जो सिंगापुर में एक विशाल जनसभा को आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा करने के साथ स्थापित किया जाता है। तो आज़ाद हिंद फौज को औपचारिक अगर पूछे तो क्या हो जाएगा बताइए? कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन रियल में 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर याद रखना है, अस्थायी सरकार बनाने का घोषणा कर चुके हैं नेताजी। आज़ाद हिंद फौज के सर्वे सर्वा 21 अक्टूबर 1943 को कौन बन चुके हैं बताइए? हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कोई कन्फ्यूजन है? जब अस्थायी सरकार बनाने का घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को ये करते हैं, तो खुद इस सरकार में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष तीनों ये बन जाते हैं। नेताजी क्या क्या बन जाते हैं इस सरकार में बताइए? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना अध्यक्ष तीनों। वित्त विभाग AC चटर्जी को, प्रचार विभाग SA अय्यर को, और महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन को दे देते हैं। ठीक है, बोस और उनके सहयोगियों ने शपथ लिया। इसके बाद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान गाया गया। और इस सरकार को कौन कौन मान्यता दिया? सिंगापुर में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी सरकार गठित किया भारत का, खुद बन गए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना अध्यक्ष। इस सरकार को जापान, जर्मनी, इटली, चीन, कोरिया, फिलीपींस, आयरलैंड, मंचुनको, ये सारे देशों ने क्या किया? मान्यता देने का काम किया। बताइए, कोई कन्फ्यूजन? बताइए, आगे चलें। 25 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सरकार की तरफ से ब्रिटेन तथा अमेरिका के विरुद्ध युद्ध का घोषणा कर दिया। देखिए नेताजी का पावर, कहावत है जो पावर यहीं से स्टार्ट होला ये नेताजी हैं। 25 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ब्रिटेन और अमेरिका दोनों के विरुद्ध युद्ध का घोषणा कर दिए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कहानी? 6 नवंबर 1943 को जापान ने अपने कब्जे वाले 2 भारतीय द्वीप, जापान जानते हैं कहाँ तक कब्जा करते आ चुका था? सिंगापुर कब्जा करते हुए अंडमान निकोबार भी कब्जा कर लिया था। हम लोग का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कौन कब्जा कर लिया था? जापान। ठीक है, और 31 दिसंबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज का इन पर कब्जा हो गया। ये भी कब्जा करके जापान ने किनको दे दिया? नेताजी को दे दिया। ठीक है, और इसका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया। ठीक है, और स्वराज द्वीप का नाम अभी क्या कर दिए हैं मोदी जी? नील द्वीप कर दिए है ना, नील द्वीप। और शहीद द्वीप का नहीं, शहीद का नील कर दिए हैं। शहीद द्वीप का नाम मोदी जी अभी नील द्वीप कर दिए हैं। और स्वराज द्वीप का नाम भी कुछ बदल दिया गया है, अभी मैंने करंट में आपको बताया होगा। आज़ाद हिंद फौज जो है, इसकी कई ब्रिगेड थी। ब्रिगेड जानते हैं ना, सेना का टुकड़ी। जैसे महात्मा गांधी ब्रिगेड, गांधी जी से कितना प्रेम करते थे। आपको पता है कि 1939 में क्या क्या थे ये? 1939 में, 1938-39 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे ना। 39 में गांधी जी के विरोध के कारण ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिए थे। तब भी इन्होंने जो फौज बनाया, तो फौज में रखा महात्मा गांधी ब्रिगेड, अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड और रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड बनाने का काम किया। ठीक है, इसके अलावा सुभाष ब्रिगेड भी था, जिसके सेनापति शाहनवाज खान थे। ठीक है, और ये सेना जनवरी 1944 में रंगून पहुंच गई। जानते हैं म्यांमार भारत से सटा हुआ बगल में रंगून है ना, यहाँ पहुंच गई। और
4 फरवरी 1944 को एक टुकड़ी रंगून से अराकान पहुंची। अराकान योमा है ना, जो पहाड़ी पूरा है, वहाँ पहुंच गई। यहाँ मार्च में ब्रिटिश सेना को इन्होंने क्या किया, परास्त करने का काम किया। 24 अप्रैल 1944 को मणिपुर में पहुंच गए ये लोग। 14 अप्रैल 1944 को मणिपुर के मोरांग नामक स्थान पर भारत का तिरंगा लहरा दिया इन्होंने, ठीक है। और मई में आज़ाद हिंद फौज ने माउडोक में कदम रखा, मणिपुर में ही बढ़ते गए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, साधनों का अभाव हो गया और इनको जो मदद किया जा रहा था जापान के द्वारा, जापान पे खुद बमबारी हो गया, ठीक है। और जब साधनों का अभाव हो गया, जापान ने इनका साथ छोड़ दिया, पीछे हाथ खींच लिया, क्योंकि जापान खुद 2 बमबारी के बाद बेचारा का हालत ख़राब हो गया। तो सेना जी की, नेताजी का क्या हो गया, पूरा का पूरा स्थिति खराब हो गया, ठीक है। और फिर भी इनकी एक फ़ौज जो है जापानी सेना के साथ कोहिमा पहुंची। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस रंगून रेडियो स्टेशन से, किससे, वही म्यांमार से, रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हुए उनके नाम जारी एक प्रसारण में अपनी स्थिति स्पष्ट की और आज़ाद हिंद फौज द्वारा लड़ी जा रही इस निर्णायक लड़ाई के लिए उनकी शुभकामना मांगी। समझ रहे हैं। लेकिन जब जापान का स्थिति ऐसा हो गया तो आज़ाद हिंद फौज का क्या होता आपको पता ही है, उसको भी पराजय करना है, क्योंकि मदद करने वाला कोई है नहीं आप। तो नेताजी 13 अगस्त 1945 को, कब, 13 अगस्त 1945 को सिंगापुर पहुँचे, ठीक है। और 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जी और हबीबुर रहमान टोक्यो जा रहे थे और फार्मोसा हवाई अड्डा, कौन सा हवाई अड्डा, फार्मोसा हवाई अड्डा से विमान पर रवाना हो रहे थे। ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई, लेकिन बोस का पता भी नहीं चला और आज भी ये घटना रहस्यमयी बना हुआ है। समझ गए आप लोग अच्छा से। 18 अगस्त 1945 को बोस जी, सुभाष चंद्र बोस जी और हबीबुर रहमान कहाँ जा रहे थे, टोक्यो जा रहे थे। टोक्यो जाने के क्रम में फार्मोसा हवाई अड्डे से विमान रवाना हुई, दुर्घटना हुई और आज भी पता नहीं है कि उस घटना में क्या हुआ, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के जो बचे हुए सैनिक थे उनको 1945 में गिरफ्तार कर लिया गया और 5 से 11 नवंबर 1945 तक, कब से कब, 5 से 11 नवंबर 1945 तक इन लोगों पे, ठीक है, मुकदमा चला दिल्ली के लाल किले में, जिसमें किन व्यक्तियों पे मुख्य अभियुक्त कौन थे, तो कर्नल सहगल थे, आज़ाद हिंद फौज के सैनिक, कर्नल ढिल्लो थे और मेजर शाहनवाज खान पर राजद्रोह का मुकदमा चला, ठीक है। इसके इनको बचाने के लिए इन लोगों को, कर्नल सहगल को, कर्नल ढिल्लो को, मेजर शाहनवाज खान को बचाने के लिए तेज बहादुर संप्रू, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली, के एन काटजू ने भूला भाई देसाई के नेतृत्व में दलील दिया। मतलब ये लोग देश के बड़े बड़े वकील थे, इन लोगों ने इनको बचाने के लिए प्रयास किया। लेकिन इन सब नेताओं में आपको पूछता है कि दिल्ली में जो लाल किला मुकदमा चला था आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को बचाने के लिए, उसका नेतृत्व कौन किए, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न, तो क्या लगाइएगा, भूला भाई देसाई। लेकिन इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई और इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश के लोग उग्र हो गए और लोगों ने नारा लगाया, लाल किला को तोड़ दो और आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। क्या नारा लगाया गया, लाल किला को तोड़ दो और आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। स्थिति खराब होते देख करके लॉर्ड वेवेल, जो उस समय वायसराय था, उसने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके इन लोगों का मृत्यु दंड का सज़ा क्या किया, माफ़ कर दिया, ठीक है। बताइए कैसा लगा आप लोगों को ये कहानी पूरा का पूरा। और इन सारे चीज़ों से सवाल परीक्षा में कई बार पूछा है, समझे। थोड़ा समय और इस कहानी को थोड़ा सा 2-5 मिनट और कर देता हूँ रिलेट, ताकि कुछ और सवाल भी आपको कभी गलती से न छूटे। आईएनए आज़ाद हिंद फौज ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं मेजर आईवाची फुजीवारा का मानसिक पुत्र था। यानी आईएनए किनके दिमाग का उपज था, आज़ाद हिंद फौज, ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आईवाची फुजीवारा जो जापान के थे। क्योंकि ये दोनों, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। कैप्टन मोहन सिंह इंडियन नेशनल आर्मी, याद आया। लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी पूरी तरह से किनके हाथ में हैंडल हुआ,
आज़ाद हिंद फौज के मतलब नेताजी के हाथ में आ गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कहानी है। तो कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है, प्रथम आज़ाद हिंद फौज का क्या हुए थे, बनाने का काम किए थे, पता है। सुभाष चंद्र बोस यही आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित करके 4 जुलाई 1943 को मलय द्वीप यानी सिंगापुर पर कब्जा करते हैं, और यह नेतृत्व रास बिहारी बोस ने सुभाष बाबू को सौंप दिया था। यानी रास बिहारी बोस ने, यानी कैप्टन मोहन सिंह इंडियन नेशनल आर्मी के बनाने वाले हैं, समझ गए। और इस इंडियन नेशनल आर्मी को रास बिहारी बोस ने किनके हाथ में दे दिया 4 जुलाई 1943 को? सुभाष बाबू के हाथ में, सुभाष चंद्र बोस के हाथ में। कहाँ पे दिया? मलय द्वीप किसको कहते हैं? सिंगापुर को दे दिया। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से जर्मनी के बर्लिन में क्या शुरू किया था? द फ्री इंडिया सेंटर बनाया था। क्या बनाया था? द फ्री इंडिया सेंटर, ठीक है। और 10,000 युद्धबंदियों का दल बना करके उन्होंने द फ्री इंडियन लीजन संज्ञा कहा। क्या कहा गया? 10,000 सैनिकों का दल बना करके फ्री इंडियन लीजन। 1938 में आपको पता है हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो उसमें जो हरिपुरा में 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, उसमें संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है, शांति निकेतन में सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। देश नायक इनको कौन बोला था? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर इनको क्या बोला था? देश नायक बोला था। और महात्मा गांधी ने सुभाष बाबू को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। देशभक्तों का देशभक्त इनको कौन कहा था? महात्मा गांधी ने, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिए। अब हम चलते हैं अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन। संक्षिप्त में जानेंगे, फिर इसको बाद में और अच्छे से समझेंगे। तो क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन बोलने का मतलब अगस्त क्रांति, क्या 1942। तो कांग्रेस का जो वर्धा पड़ता है, वर्धा कहाँ पड़ता है? वर्धा, गुजरात में। तो 14 जुलाई 1942 को, कब? 14 जुलाई 1942 को, ठीक है, कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, ठीक है, 14 जुलाई 1942 को। और ये 8 अगस्त 1942 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में कांग्रेस की बैठक हुई और भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हो गया। इसमें प्रमुख नारा गांधी जी क्या दिए थे भारत छोड़ो में? करो या मरो। और इसमें सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पूछता है कि किनको गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया। जब ये 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित हो गया, तो रात में जो 00 होता है, उसी 00 को दिन में हमारे लोकसभा में क्या नाम दिया गया जी? जीरो, क्या बोलते हैं, पॉलिटी में पढ़े हैं, शून्यकाल, शून्यकाल। लेकिन रात में यही जो 8 अगस्त के बाद 9 अगस्त का रात होगा, तो रात में 12 बजेगा ना, तो ठीक उस 00 में सब नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, सबको गिरफ्तार किया गया, जिसमें गांधी जी, गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई और सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है वो क्या, कब बनी थी कांग्रेस की अध्यक्ष? 1925 में। क्या थी? प्रथम भारतीय थे कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इन सारे लोगों को, गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, सरोजनी नायडू, सबको आगा खां पैलेस में गिरफ्तार कर रखा गया। कहाँ रखा गया? आगा खां पैलेस में। वहीं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, आचार्य कृपलानी, इन सब को अहमदनगर के जेल में कैद किया गया। किस जेल में? अहमदनगर के कैद में। राजेंद्र प्रसाद थे पटना में, तो पटना के बांकीपुर जेल में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, और यह गिरफ्तारी 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के नाम से किया गया। क्या था ऑपरेशन का नाम? ऑपरेशन जीरो आवर। जीरो आवर मैंने आपको बताया 12 बजे रात के बाद 00 होता है, लेकिन सुबह में गिरफ्तारी हुई। याद आपको रहेगा ना जीरो आवर का मतलब, ठीक है। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये बात समझ गए आप लोग? बताइए। अब जो है भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा आयोजित आंदोलन था, किंतु न चाहते हुए भी आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन बन गया,
क्योंकि आपको पता है कि गांधी जी इससे पहले जो भी आंदोलन किए थे सब में फिजिकल रूप से खूब गांधी जी बाहर उपस्थित रहते थे, हैं। लेकिन ये ऐसा आंदोलन है जिसमें सबको जेल में डाल दिया गया, लेकिन ये आंदोलन सक्सेसफुल हो गया। क्या लोग खुद छोटा छोटा टुकड़ी बना करके दल बना बना के इस आंदोलन को आग लगा रहे थे और पूरा क्रांतिकारी होते जा रहा था। गांधी जी से जाकर अंग्रेज कहता था कि इसको थोड़ा सा बैक करवाइए, गांधी जी हंस रहे थे, जब हम बैक कुक नहीं करवाएंगे, अभी होने ही देंगे। ठीक है, और ये आंदोलन लगातार रूप लेते जा रहा था। ठीक है, समझ गए। तो ये रहा था इस आंदोलन का, मैंने बात किया। इसमें गांधी जी क्या बोले थे? 8 अगस्त 1942 को जब कांग्रेस का सम्मेलन था, भारत छोड़ो आंदोलन पास हो गया बम्बई में। ठीक है, तो गांधी जी क्या बोले कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दे। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे, जो भी सैनिक है अपने देशवासी पे गोली नहीं चलाएंगे। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करे। छात्र तभी पढ़ाई छोड़े जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रहे। मतलब पढ़ाई छोड़िए, लेकिन जब तक आज़ादी नहीं होगा पढ़ाई छोड़ले रहिएगा ही नहीं, जो बीच में पकड़ लीजिएगा। समझ गए, ये सारा घोषणा गांधी जी ने किया। उसके बाद आज़ाद हिंद मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है जगह जगह पे समानांतर सरकार बनाया गया। परीक्षा में पूछता है, जैसे बलिया में समानांतर सरकार बनाए थे चित्तू पांडे। कौन बनाए थे समानांतर सरकार? चित्तू पांडे। तामलुक पड़ता है, वहाँ पे जातीय सरकार बनी थी तामलुक में। सतारा में सरकार बनी थी, सतारा में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कहाँ बनी थी? सतारा में। यहाँ पे जाकर के लोगों ने इन जगहों पे क्या किया? बलिया, तामलुक, सतारा पे क्या किया था? समानांतर सरकार बनाने का काम किया था। ठीक है, और इसको हम जानेंगे डिटेल से बाद में। अब थोड़ा मैं देखता हूँ शाही नौसेना का विद्रोह 1946। कौन सा विद्रोह? शाही नौसेना का विद्रोह 1946। ये 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना का विद्रोह हुआ था। एसएन तलवार के सैनिकों ने, कौन सैनिकों ने? एसएन तलवार के सैनिकों ने विद्रोह किया। इनका मांग था खराब भोजन, कम वेतन, नस्ली अपमान, अप्रतिशोध का रवैया। इस कारण ये विद्रोह कराची, मद्रास और कलकत्ता में फैल गया और ये विद्रोह बढ़ते ही जा रहा था। वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना ने जा कर के इस विद्रोह को क्या किया? कंट्रोल करवाने का काम किया। तो ये आपने देखा एक पार्ट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे थोड़ा सा वामपंथी लेफ्ट मूवमेंट देखने का काम करेंगे। ठीक है।